रनअवे 34 मूवी की स्टार्टिंग इंडियन पायलट विक्रांत खन्ना से होती है, जिन्हें दुबई से कोचीन के लिए अपनी फ़्लाइट से रवाना होना था। जब वो होटल के लिए एक गाड़ी में बैठते हैं, तभी उनके पास उनकी वाइफ का कॉल आता है, जो उनसे पूछती है कि आज से 3 दिन बाद क्या है। तो वो उसे बताते हैं कि आज से 3 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, दिन है मंगलवार, और साथ ही साथ भारत का मैच भी है। मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं। जिसके बाद वो अपनी पत्नी का फ़ोन रख करके होटल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो टीवी देख रहे होते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आता है। उस कॉल में उन्हें बताया जाता है कि आप अगली जिस फ्लाइट में जाने वाले हैं, उस फ्लाइट के अंदर एक बॉम्ब रखा हुआ है। दरअसल वो एक प्रैंक कॉल होता है जो उनका दोस्त उसे करता है। तो विक्रांत अपने दोस्त की चाल को समझ जाते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं। विक्रांत का दोस्त अब विक्रांत से कहता है कि तुम यहाँ आए हो तो क्यों ना आज रात पार्टी किया जाए। जिस पर शुरुआत में विक्रांत उसे पार्टी करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मेरी फ़्लाइट जल्दी ही आने वाली है। लेकिन उसके बाद वो अपना भेष बदल कर पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपने दोस्त को एक लड़की को देखते हुए देख लेते हैं और फिर अपने दोस्त से एक बेट लगाते हैं कि अगर इस लड़की को मैं तुम्हारे पास लेके आऊँगा तो तुम मुझे अपनी गाड़ी दोगे। उसका दोस्त इस बेट को मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद विक्रांत उस लड़की अंजलि के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा दोस्त और मेरे बीच में एक बेट लगी है, और अगर आप उस बेट को पूरा करवा दे तो मुझे काफ़ी लाभ होगा। जिस पर वो अंजलि कहती है कि इसमें मेरा क्या लाभ होगा। तो विक्रांत कहता है कि अगर आप मेरी शर्त को पूरा करा देती हैं तो मुझे आपको अपनी कंपनी में लेने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद वो उसके साथ चली जाती है और उसके दोस्त से मिलती भी है, और बेट की शर्तानुसार उसका दोस्त उसे गाड़ी दे देता है। उस गाड़ी को चलाते हुए वो अपने होटल जाता है, जहाँ वो कुछ देर रेस्ट करता है, और इसके बाद वो अपने दफ्तर में एक नई को पायलट अल्बुकर्की के साथ जाता है, जहाँ पर दफ्तर में उसे वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है और वो उन रिपोर्ट को झटपट पढ़ लेता है। वहाँ पर जो रिपोर्ट दिखा रहा होता है, उसे लगता है कि इस रिपोर्ट को उन्होंने जल्दबाजी में पढ़ लिया है और शायद पढ़ा ही नहीं। तो वो उनके इस एबिलिटी की क्वेश्चंस करता है, जिस पर विक्रांत उसे सारी वेदर रिपोर्ट्स की कंडीशंस को बता देते हैं और कहते हैं कि मेरा माइंड बहुत तेज है, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ। उसकी इस प्रतिभा को देख करके वहाँ बैठी अल्बुकर्की और साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट दिखाने वाला शख्स के अंदर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि फ़्लाइट के अंदर काफ़ी लोग मौजूद होते हैं, जो कि काफ़ी नर्वस हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग पहली बार फ़्लाइट का लुत्फ़ लेने वाले हैं और वो काफ़ी चिंता में भी हैं। फ़्लाइट का दरवाज़ा बंद होता है, जिसके बाद हमें अपने फेवरेट कैरी मिनाटी भी दिखते हैं, जो फ़्लाइट के अंदर सभी लोगों का वीडियो बना रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने ही अंदाज में लोगों को रोस्ट भी कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि फ़्लाइट के अंदर विक्रांत खन्ना सभी लोगों से अपनी सीट बेल्ट्स को बांध लेने को कहते हैं, क्योंकि फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी, और उनसे कहते हैं कि आप अब एक सेफ हैंड्स में हैं और आपका जर्नी शुभ हो। जिसके बाद वो फ़्लाइट को उड़ाने ही वाले रहते हैं, तभी वहाँ पर एक हमें औरत भी दिखाई देती है जो अस्थमा की मरीज़ है और उसे कोचीन जाना था अपना इलाज कराने के लिए। वो अपनी बेटी से कहती है कि क्या हम लोग सलामत पहुँच जाएंगे। तो उसकी बेटी उसे ढाढ़स बंधाती है और कहती है कि हाँ, आप किसी तरह से परेशान ना होइए, क्योंकि इस समय सबसे अच्छे इंडियन पायलट विक्रांत खन्ना इस प्लेन को चला रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्बुकर्की विक्रांत खन्ना से एक बात कहती है कि सर, आपने जो नाम लिया था मेरा, वो नाम गलत है, मेरा नाम अल्बुकर नहीं अल्बुकर्की है। जिस पर विक्रांत उससे कहता है कि तुम कितने देर तक काम की हो। तो वो बोलती है कि सर, मैं 600 घंटे तक अभी एयरप्लेन में काम कर चुकी हूँ। तो बोलता है कि मैं 3000 घंटे तक इस एयरप्लेन में काम कर चुका हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कहने में, उसको इतना चेक मत किया करो। मैं जो कहता हूँ उसको अच्छे से करो, क्योंकि यही को पायलट का धर्म है। इसके बाद वो एक एयर हॉस्टेस को बुलाता है और उससे ब्लैक कॉफ़ी और डिस्प्रिन मांगने को कहता है, क्योंकि उसका सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा होता है और उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है पार्टी होने की वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत खन्ना की वाइफ अपने मदर को कॉल करती है, जहाँ पर वो अपनी मदर से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चली जाऊँ। तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम बिल्कुल चली जाओ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि विक्रांत तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। और तभी मौसम ख़राब होने लगता है, जहाँ पर विक्रांत की पत्नी अपने बच्चों को बाहर खेलने से रोकने के लिए चली जाती है अपनी माँ का फ़ोन रख करके। अब इधर हम देखते हैं कि विक्रांत खन्ना सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग सभी शांति से बैठ जाइए और अब आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लाइट में ऊपर की ओर आ चुके हैं। और इधर हम देखते हैं कि एक नए व्यक्ति जिसका नाम त्रिपाठी होता है, एटीसी दफ्तर में वो कोचिंग के बैठता है। उसके बेटी की रिसेंटली मौत हो चुकी है, जहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने की लीव देना चाहता था, लेकिन तुम इतना जल्दी क्यों आ गए।
और तुम्हारी बेटी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, इस बात का मुझे दुख है। जिस पर नारायण कहता है कि सर, मैं घर में रहकर करता भी क्या, वहाँ रोना धोना देख करके मुझे और तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मुझे यही लगा सही कि मैं अपनी जॉब पर वापस आ जाऊँ। जहाँ पर हम फ्लाइट के अंदर देखते रहते हैं कि वेदर कंडीशंस थोड़ी ख़राब होने की वजह से अल्बुकर्क चिंता में है, और वो अपने को पायलट से कहती है कि सर, अब हमें थोड़ा देर वेट कर लेना चाहिए। जहाँ पर वो नारायण से भी सॉरी जहाँ पर वो त्रिपाठी से भी बातचीत करती है कोचीन की कंडीशंस को लेकर के, और त्रिपाठी उसे बोलता है कि यहाँ की कंडीशंस थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इसलिए प्लेन उड़ाना सही नहीं है। लेकिन जब वो अपने को पायलट से पूछती है कि सर, क्या हम लोग दूसरी जगह बेंगलोर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि त्रिवेंद्रम की तरफ शायद तूफान भी आ सकता है, तो विक्रांत उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि इससे हमारे अत्यधिक फ्यूल बर्बाद होंगे, इसलिए हम त्रिवेंद्रम की ओर अपनी लैंडिंग को कराएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वेदर रिपोर्ट्स वालों को, जिन्हें पता चलता है कि त्रिवेंद्रम की तरफ अब बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है, और वो सारी रिपोर्ट को एटीसी दफ्तर समेत सभी जगहों पर भेजने के लिए कहते हैं। जहाँ पर एटीसी दफ्तर में वो रिपोर्ट को जब पहुँचाते हैं तो वहाँ त्रिपाठी की कुछ हालत ख़राब हो जाने की वजह से उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी खांस रहा होता है और उसकी कंडीशन बिल्कुल ही लो होती है। और एटीसी की तरफ से इतनी ज़रूरी जानकारी फ्लाइट नंबर 777 को नहीं मिलती। जिसके बाद फ्लाइट नंबर 777 से अल्बुकर्क बार बार जायज़ा लेने के लिए कोचिन के एटीसी दफ्तर को बोलती रहती हैं और उनसे पूछती रहती हैं कि सर, आप मुझे सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि अब त्रिपाठी वहाँ पर मौजूद नहीं है। जिसके बाद प्लेन के अंदर बैठे हुए एक शख्स, जो कि एक अंकल जी हैं, वो विक्रांत के त्रिवेंद्रम की तरफ फ्लाइट को मोड़ने के डिसीजन को लेकर के काफ़ी चिंता में है, और वो कहते हैं कि ये गलत कर रहा है। तो वहाँ कैरी मिनाटी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप कोई पायलट हो, शांति से बैठे रहो। जिसके बाद वहाँ पे फ्लाइट में सभी लोग आपस में बवाल करने लगते हैं। तभी वहाँ पे विक्रांत आ जाते हैं और कहते हैं कि जो लोग पायलट हैं वो मेरे साथ चलें, बाकी सभी लोग चुपचाप बैठ जाएं। जिस पर सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। तो वो उन्हें समझाता है कि देखिए, फ़्लाइट में कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें उन्हें दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं, आप लोग सेफ़ हैंड्स में हैं और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको सही सही पहुंचा दूंगा। और साथ ही साथ वो अस्थमा वाले औरत को भी कहते हैं कि मैम, थोड़ी देर की सब्र और करिए, आप एक सेफ़ हैंड्स में हैं और जल्द ही आपको अस्पताल में आपका इलाज भी कराया जाएगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर यकीन कर लेती है। और इधर हम देखते हैं एटीसी दफ्तर में दो लोगों को, जो कि वेदर कंडीशंस को लेकर के बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी हालत तब ख़राब हो जाती है जब वो त्रिवेंद्रम की तरफ साइक्लोन आ रहा होता है और साथ ही साथ उधरी की तरफ फ्लाइट नंबर 777 को आते हुए देखते हैं। फ्लाइट नंबर 777 से अल्बुकर्क लगातार एटीसी दफ्तर को संपर्क करना चाहती है, जहां पर अब ये लोग मोर्चा संभाल लेते हैं और वो कहते हैं कि त्रिवेंद्रम की तरफ आना नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ के वेदर कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं। अगर प्लेन तुम उड़ा कर यहाँ लाती हो तो शायद तुम लोग उस प्लेन को लैंड करा ना पाओ। जिसके बाद वो काफ़ी दुखी हो जाती है और वो काफ़ी फियर से रोने लगती है, और उसको रोता हुआ देख कर विक्रांत उसे शांत कराता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, अपने आप को इतना जल्दी परेशान मत करो, अपने धैर्य को इतना जल्दी मत खो। जिसके बाद वो त्रिवेंद्रम के लिए चलने के लिए फिर से उसे फोर्स करता है। इधर विक्रांत की पत्नी एयरलाइंस के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो इंडियन पायलट हैं और उन्हें दुबई से कोचिन के लिए आना था। जिस पर कर्मचारी कहते हैं कि सर को कोचिन के लिए रवाना होना था, लेकिन ख़राब वेदर कंडीशंस की वजह से अब उन्हें त्रिवेंद्रम की तरफ जाना है, इसलिए जब वो त्रिवेंद्रम में उतरेंगे तब आप उससे कॉल कर लीजिएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ़्लाइट को विक्रांत अपने तरीके से त्रिवेंद्रम में ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी ख़राब कंडीशन थी कि वहाँ प्लेन उतारना संभव ही नहीं था। जिसके बाद वो प्लेन को काफ़ी नीचे तक उतारने के बावजूद भी ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और फिर वो उसे दूसरी साइड से उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एटीसी दफ्तर के लोग उन्हें बताते हैं कि रनअवे 16 क्लियर है, लेकिन विक्रांत उनकी बात को काट देते हैं और कहते हैं कि रनअवे 34 को क्लियर करो, क्योंकि मैं रनअवे 34 पे ही जल्दी ही इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला हूँ। तो रात में एटीसी दफ्तर के लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, तो विक्रांत उसे कहते हैं कि ढेर सारे एम्बुलेंस को रनअवे 34 में भेजो, जहाँ पर काफ़ी ढेर सारी एम्बुलेंस को रनअवे 34 में पैसेंजर्स की मदद के लिए भेजा जाता है। अब इधर विक्रांत
इमरजेंसी लैंडिंग कराने में सफल हो जाते हैं और रनवे 34 में सभी लोगों की जान भी बच जाती है। जिसके बाद उन्हें ले जाया जाता है अस्पताल की तरफ, और वहाँ पे जो अस्थमा वाली जो औरत थी उसकी हालत ख़राब हो जाने की वजह से रास्ते में ही उसकी हार्ट अटैक से मौत भी हो जाती है। जिसके बाद एडीजीसी को आने वाले थे, इस बात की राधिका रॉय विक्रांत खन्ना को बताती है और कहती है कि तुम एडीजीसी के लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरना, वो तुमसे जो सवाल पूछेंगे उनको सटीक जवाब देना और कोई भी एक्स्ट्रा सवाल का जवाब देने की तुम्हें कोशिश नहीं करनी है। जिसके बाद एडीजीसी के लोग आ जाते हैं और विक्रांत से उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं कि फ़्लाइट में उसकी हालत कैसी थी और उस समय वो क्या कर रहा था। विक्रांत उन्हें सभी फ़्लाइट के सभी चीज़ों के बारे में बताता है। जिसके बाद जो एडीजीसी के लोग होते हैं वो फ़ोन करते हैं AAIB के ऑफिसर जिनका नाम है नारायण वेदांत, और उनके पास फ़ोन करके वो उसे सारी जानकारी देते हैं कि हमने फ़्लाइट के सारे पेपर्स के जितनी भी जानकारी थी आपको सेंड कर दी है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इधर हम देखते हैं कि जो नारायण वेदांत हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं AAIB के, और वो अपने एक कर्मचारी को उसकी लापरवाही के चलते उसके काम से भी निकाल देते हैं। इधर जब विक्रांत अपने घर वापस जा रहे होते हैं तभी उनके पास एक कॉल आता है, जो कि कॉल इसी अस्थमा वाली औरत के घर वालों का होता है, जो उसे बोलती है कि सब लोग तुम्हें हीरो मानते हैं लेकिन मेरी मदर की कंडीशन तुम्हारी वजह से ख़राब हुई, इसलिए मैं तुम्हें कभी हीरो नहीं मानती हूँ, तुम्हारी गलती की ही वजह से उनकी जान आज चली गई है। इसे सुनकर विक्रांत काफ़ी दुखी होते हैं और फिर वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं नारायण वेदांत को, जो कि सभी चीज़ों को एयरलाइंस में जो भी बातचीत हो रही थी उन्हें अपने ईयरफोन्स के द्वारा सुनते रहते हैं। इधर हम देखते हैं विक्रांत की वाइफ को, जो कि विक्रांत को ये चीज़ समझाने में लगी रहती है कि जो कुछ भी फ़्लाइट के अंदर हुआ या फ़्लाइट की वजह से जिस भी व्यक्ति की जान गई उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं था। कभी कभी हम लोग ऐसे रिस्क को लेने के तैयार हो जाते हैं जिनमें हमें पता होता है कि हम किसी अपने को भी खोने वाले हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत करो कि वो जो अस्थमा वाली औरत थी उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अब इधर हम देखते हैं कि विक्रांत के पास फ़ोन आता है नारायण वेदांत का। विक्रांत की बेटी का जन्मदिन होता है और नारायण वेदांत उसे AAIB की रिपोर्ट भेज देते हैं, जहां पर उसे कहते हैं कि तुम्हारे बेटी के जन्मदिन में मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजा है और मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर लो। लेकिन विक्रांत नॉर्मली नारायण से कहता है कि सर मुझे बचाने की अपने आप को ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। जिसके बाद वो फ़ोन काट देता है। अब इधर हम देखते हैं सूरी को, जो कि स्टारलाइंस एयरलाइंस का मालिक है, और वो काफ़ी खुशी है क्योंकि उसी की कंपनी में काम करने वाला विक्रांत काफ़ी पॉपुलर हो चुका है इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के, और इसी की वजह से उसके शेयर्स बाज़ार में काफ़ी ऊंचे स्तर पर जा रहे हैं, जिसके वजह से वो काफ़ी खुश रहता है। तभी राधिका राय उसे बताती है कि अब इस केस को नारायण वेदांत हैंडल करने वाला है, और उसका नाम सुनते ही सूर्य की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो नारायण वेदांत को जानता था कि वो कितने पावरफुल और ताकतवर वकील हैं। जहाँ पर हम नारायण वेदांत को भी देखते हैं, जो कि सभी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करते रहते हैं और उस केस से संबंधित सभी फाइलों को भी देखते रहते हैं। जिसके बाद वो अपने सामने त्रिपाठी को भी बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर आपको क्या मूवीज़ में इंटरेस्ट है। त्रिपाठी कहता है कि हाँ मैं कभी कभी मूवी देख लेता हूँ। तो वो बोलते हैं कि क्या आपको कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है, जिस पर त्रिपाठी कहता है कि नहीं, मैं कॉमेडी मूवीज़ नहीं देखता। और तभी नारायण वेदांत उसके ऊपर नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फ़्लाइट के अंदर आपने कॉमेडी बना के रखा था और आपको तब ध्यान नहीं आया, और उसके बाद वो उसे डांट करके वहाँ से हटा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सूरी को, जो कि अपनी एक सेक्रेटरी से मदद मांगने चाहता है, क्योंकि उस सेक्रेटरी का जो फादर होता है वो एविएशन में होता है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि एविएशन से कहकर तुम नारायण वेदांत को इस केस से अगर हटा दो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसकी सेक्रेटरी उससे डील्स करती है और कहती है कि इसके बदले आपको क्वीन एयरलाइंस में 65% शेयर लगाना होगा। जिस पर जो सूरी रहता है उसकी इस चालाकी को देख करके काफ़ी आश्चर्य में रहता है और वो ऐसा करने से मना भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हियरिंग होती है, जहाँ पर विक्रांत को बैठाया जाता है और उनसे नारायण काफ़ी सवाल पूछते हैं, और नारायण ये भी कहता है कि मुझे पता लगा है कि आपने वेदर रिपोर्ट्स को बहुत जल्दी पढ़ लिया था,
कहीं आपकी ही लापरवाही की वजह से तो आपको इस इमरजेंसी लैंडिंग को नहीं कराना पड़ा। जिस पर विक्रांत पूछता है कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। तो नारायण उसे बताता है कि साल 2010 में एक फ़्लाइट एक पायलट के हाथ में थी और उसने फ़्लाइट को अपने गलती की वजह से क्रैश करवा दिया और फ्लाइट जाके खाई में गिर गई, जिससे 158 लोगों की वहाँ पे तुरंत मौत हो गई। और हमें ये भी पता चला कि उस फ्लाइट का जो पायलट था वो पिछले 6 दिनों से अपने परिवार से नहीं मिला था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया था। और फिर वो उस बीमारी का नाम भी बताता है और विक्रांत से क्रॉस क्वेश्चन करता है कि शायद आपको भी यही बीमारी लगी होगी क्योंकि आप पिछले 6 दिन से अपने परिवार से दूर थे। लेकिन विक्रांत उसके इस भ्रम को दूर कर देता है और वेदर रिपोर्ट में लिखी हर सटीक जानकारी को अपने मुंह से बोलने लगता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि सर आप जो भी चीज़ें मुझे बता रहे हैं या मुझ पर जितने भी आरोप लगा रहे हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। जिसे सुनकर नारायण काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि अगर मेरे सारे आरोप बेबुनियाद हैं तो क्यों आप मेरी जगह नहीं आ जाते हैं। मैं जो सवाल आपसे पूछता हूँ आप सवाल वही करिए और फिर आप ये पता लगाइए कि आखिर गलती किसकी है। और इधर वो उसे डोमिनेट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सूरी की बात को ध्यान रखता है, जहाँ पर सूरी कहता है कि विक्रांत तुम्हारे सामने नारायण कुछ ऐसा काम करेगा जिससे तुम उसके जाल में फंस जाओगे, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से कूल रहना है और उसकी बातों को सुनते ही रहना है, बहुत ज़्यादा जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है। और सेम टू सेम यही चीज़ विक्रांत करता भी है। तभी नारायण एक मशीन को ले आता है जो कि अल्कोहल का स्तर नापने वाली थी। वो उस अल्कोहल के स्तर नापने वाली मशीन को सूरी के पास ले आता है और वो कहता है कि इसमें आप फूंक के देखिए। जब वो फूंकता है तो वो उसमें पॉजिटिव पाया जाता है। जिसके बाद वो कोर्ट के सामने बताता है कि सर ये मशीन ख़राब हो चुकी है, जिसके भी मुंह पे ये मशीन लगाई जाएगी उन सभी लोगों को पॉजिटिव बताया जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि विक्रांत के केस से ये बहुत ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि विक्रांत के केस के पहले ये मशीन काफ़ी ठीक थी, लेकिन जैसे ही सारी घटनाएं हुई तैसे ही मशीन ख़राब हो गई है। इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य ज़रूर है। जिसके बाद वो विक्रांत से फिर पूछते हैं कि आपने मुझसे एक बार कहा था कि मैं गलत काम करता ही नहीं हूँ और मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। तो विक्रांत अपने बात पर अडिग रहता है कि हाँ मैं सत्य बोलता हूँ। तो वो उसका लाई डिटेक्टर करने की मांग करते हैं, जहाँ पर वो लाई डिटेक्टर टेस्ट देता है और विक्रांत उस लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास कर लेता है। जिसके बाद ये सभी चीज़ें देखते हुए नारायण वेदांत काफ़ी शौक में है और फिर वो उसे छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट डे का दिन रहता है, जहाँ पर नारायण वेदांत बातचीत करते हैं अल्बुकर्की से। वो अल्बुकर्की से शुरुआत में कुछ छोटी मोटी चीज़ों को पूछते रहते हैं, जहाँ पर वो विक्रांत के बिहेवियर और उनके साथ उनकी सहभागिता कैसी थी, इन सभी चीज़ों की चर्चा करते रहते हैं। फिर वो विक्रांत के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको क्या पता है कि अंजलि कौन है। जहाँ पर विक्रांत अंजलि का नाम सुनकर के काफ़ी शौक में हो जाते हैं और फिर वो अंजलि को बुलाता है और अंजलि से नारायण वेदांत क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है, जहाँ पर वो अंजलि से पूछता है कि क्या आप इन्हें जानती हैं। तो अंजलि कहती है कि हाँ मैं विक्रांत को जानती हूँ, इन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था अपनी कंपनी में, इसलिए मैं इनके पास आई थी और इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप बेट मुझे जिता देती हैं तो मैं आपको कंपनी में बहुत बड़ा हिस्सा दूंगा। जिसके बाद उनकी सभी बातों को सुन करके विक्रांत के सामने अब एक पावरफुल पक्ष रख लेते हैं नारायण, जहाँ पर वो विक्रांत से क्वेश्चन करने लगते हैं और विक्रांत उन्हें जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद वो विक्रांत को छोड़ करके अल्बुकर्की के पास जाते हैं और उसे काफ़ी डोमिनेट तरीके से पूछते हैं और साथ ही साथ उसे एक ऐसी कंडीशन में ले आ देते हैं जिससे वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। और नर्वसनेस में वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि फ़्लाइट लैंडिंग करते वक्त जो विक्रांत हैं उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया था और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। ये बहुत बड़ा के बयान था जो कि कोर्ट में विक्रांत को दोषी करार देने के लिए काफ़ी था। जिसके बाद विक्रांत को कोर्ट के अगले दिन की सुनवाई के लिए छोड़ दिया जाता है और यहाँ हम अल्बुकर्की को देखते हैं जो विक्रांत को देख के रो रही होती है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन विक्रांत उसके कंधे में हाथ रख करके उसे इट्स ओके कह करके वहाँ से चला जाता है। विक्रांत अपने घर में होता है, जहाँ पर वो कहता है अपनी वाइफ से कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसकी वाइफ उसे समझाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कंडीशन है, ऐसे क्यों है। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है उसकी औरत के घर में, जो कि अस्थमा की वजह से मारी गई थी, और उसके लोगों से माफ़ी मांगने को कहती है। विक्रांत उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता है और फिर वहाँ से चला आता है।
अब नेक्स्ट डे हियरिंग होने वाली रहती है, जहाँ पर जैसे ही नारायण वेदांत कुछ बोलने वाले होते हैं तो विक्रांत उन्हें रोक देता है। और फिर विक्रांत उन सभी एक चीज़ बताता है कि सर, आपको कभी ये पता था कि मैंने रनवे 34 का ही रास्ता क्यों चुना? रनवे 34 मेरे माइंड का एक प्लान था, क्योंकि मैं पहले रनवे 34 के लिए ही काम करता था एक व्यक्ति के साथ, और मुझे उसके बारे में पूरी स्पेशल जानकारी थी। यहाँ तक कि रनवे 34 की एक एक इंच ज़मीन कहाँ रुकती है, इन सभी चीज़ों की मेरे पास जानकारी थी, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत दिनों तक एक प्राइवेट प्लेन का पायलट रह चुका हूँ। इसीलिए मैंने उस कंडीशन को चुना, और फिर मैंने उसे अपने माइंड से देखा, और मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जिसके बाद मैंने अपने माइंड के तरीके से ही प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिस पर नारायण वेदांत उसके ऊपर शक करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी सभी दलीलों को समझता हूँ, और अगर आप सचमुच में अपने माइंड का पावरफुल इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्यों ना आप एक टेस्ट दें। और फिर वो उस टेस्ट के अंदर विक्रांत के आंखों में एक पट्टी बांध देते हैं, और फिर इमरजेंसी की हालत वाला टेस्ट करवाते हैं, जहाँ पर वो फ्लाइट के अंदर मौजूद रहते हैं। और वो फ्लाइट आर्टिफिशियल होती है, जो कि एक टेस्टिंग के लिए बनाई गई है, और फिर उसमें भी विक्रांत सफल हो जाते हैं, जिसे देख करके नारायण वेदांत को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये अपने माइंड से ही इस प्लेन को चला रहा होता है। नेक्स्ट डे हियरिंग में नारायण वेदांत सभी लोगों के सामने बताता है कि एटीसी दफ्तर के व्यक्ति त्रिपाठी इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूज्ड हैं, क्योंकि उनकी हालत ख़राब होने की वजह से वो एटीसी दफ्तर में मौजूद थे, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि फ़्लाइट नंबर 777 को देना चाहिए था, उसमें देने में वो असफल हुए। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है, और साथ ही साथ मिस अल्बुकर्की और कैप्टन विक्रांत को 3 महीने अपने लाइसेंस से दूर रहने के लिए कहा जाता है, और उनके लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द किया जाता है। जिसको सुन करके विक्रांत और अल्बुकर्की के साथ में सांस आती है, और फिर विक्रांत जब बाहर निकलते हैं तो वो नारायण से यही सवाल पूछते हैं कि सर, आप चाहते तो आप मेरा करियर ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे क्यों जाने दिया? जिस पर नारायण कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत काबिल ऑफिसर हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारी रक्षा की, क्योंकि तुम देश में काफ़ी पॉपुलर भी हो, और साथ ही साथ तुम्हारे जैसे ही पायलटों की देश को ज़रूरत है। लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर और भी एलिगेशंस नहीं लगा सकता हूँ। इसलिए कोशिश यही करना कि तुम अगली बार से फ़्लाइट को जब उड़ाओ तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और इसी को कहते हुए वो उसे हाथ भी मिलाता है, और फिर उसे छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। लास्ट सीन में 3 मंथ के बाद का दिन आता है, जहाँ पर कैप्टन विक्रांत फिर से अपने फ्लाइट को उड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन के सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।